देखिए, नवम वर्ग की हिंदी की घंटी में आज हम लोग व्याकरण देखेंगे और व्याकरण में वाक्य देखेंगे और वाक्य भी देखेंगे अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से। 10वीं कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं। वैसे 8वीं कक्षा में वाक्य पर व्यापक चर्चा की गई होगी, हमने की थी, आपने पढ़ा होगा, या उस समय आपके अगर कोई दूसरे अध्यापक रहे हों दूसरे वर्ग खंड में तो उनके द्वारा अध्यापन किया गया होगा, आपने खुद भी पढ़ा होगा। तो आज हम लोग वाक्य पर विचार करेंगे। लेकिन वाक्य पर विचार करने से पहले, जैसे आपको कोई कह रहे कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, तो अक्षर और जोड़ क्षर, जिसका क्षरण ना हो, नाश ना हो, है ना। तो वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा या नाश ना हो, जैसे अ, आ। अब आप अक्षरों को मिला दीजिए तो शब्द बनता है, जैसे क हलंत जोड़ अ, ल हलंत जोड़ अ, म हलंत जोड़ अ, क ल म, कलम। तो अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जब आप शब्दों की माला बनाएंगे, है ना, शब्दों के समूह को जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो वह वाक्य बन जाता है। तो कहेंगे आप, पहले छोटी परिभाषा, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन क्या शब्दों को जैसे तैसे रख देंगे तो वह वाक्य बन जाएगा? नहीं, नियम होता है। व्याकरण क्या है? नियम से चलता है। तो अब आप शब्द को क्या कहेंगे, ये वाक्य को क्या कहेंगे? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। छोटी परिभाषा समझने के लिए। अब थोड़ा बड़ा कीजिए। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। आप जिन जिन शब्दों को लेते हैं वाक्य बनाने के लिए, उसका अर्थ होता है, उसकी गरिमा होती है, उसकी महिमा होती है, उसमें शब्द शक्ति होती है, उसमें अर्थ निहित होता है। और उसके बाद उसको आप कायदे से, तरीका से, नियम से उसको जोड़ते हैं, है ना। तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को, व्यवस्थित मतलब व्याकरण के सम्मत, व्याकरण के नियम के अनुसार, तो इसको कहेंगे वाक्य। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम एक लड़का है, राम एक किताब पढ़ता है, राम आम खाता है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। ये सब क्या है? वाक्य हैं, जिसमें कई शब्द हैं और शब्दों को कायदे से, तरीके से, व्याकरण के नियम के अनुसार जोड़ा गया है। अब देखिए, हिंदी में जो गद्य बनता है तो उसके लिए नियम क्या है? पहले कर्ता, तब कर्म, तब क्रिया। राम आम खाता है, राम कर्ता, आम कर्म, खाता है क्रिया। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सामान्य नियम है हिंदी में गद्य लेखन का। लेकिन अगर आप इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? राम आम खाता है, राम इट्स अ मैंगो। तो वहाँ आप देखते हैं कि सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, अर्थात पहले कर्ता, तब क्रिया, तब कर्म। अगर संस्कृत में आप इसी को बनाएंगे, लिखेंगे, तो क्या वाक्य बनेगा? मैंने कहा राम आम खाता है, रामः आम्रम खादति। तो लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आप और भी ढंग से इसको आप जैसे चाहें, पहले कर्ता रखें, तब कर्म रखें, तब क्रिया रखें। आप चाहे तो पहले कर्ता, तब क्रिया, तब कर्म। आप चाहे तो पहले क्रिया, तब कर्म, तब कर्ता। जैसे मन हो वैसे लिख सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? विभक्ति उसकी सही होनी चाहिए, है ना। उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसी को कोई कहेगा कि रामः आम्रम खादति, कोई कहेगा कि आम्रम रामः खादति, कोई कहेगा खादति आम्रम रामः, कोई कहेगा खादति रामः आम्रम। तो आप कैसे भी लिखें, कैसे भी बोलें, वह सही होगा। शर्त क्या है? विभक्ति सही होनी चाहिए, वो गलत नहीं हो, है ना। विभक्ति जो लगाते हैं लोग शब्द में, संस्कृत के शब्दों में, तो वो सही
आप लिखिए, बोलिए तो फिर ठीक है। तो हिंदी में जब वाक्य रचना हम करते हैं, वाक्य निर्माण करते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है पहले कर्ता दें, फिर कर्म दें, तब क्रिया दें। यह गद्य की बात है, कविता की बात नहीं है, गद्य की बात है। हाँ, अब कोई महान साहित्यकार हैं तो वो लिखेंगे थी जाती एक बुढ़िया, कोई लिखेगा बुढ़ी है ना, एक बुढ़िया जाती थी, एक बुढ़िया जा रही थी। तो यह जो ढंग है, जो कि नियम के विरुद्ध अपने ढंग से कविता में लोग ऐसा, या कोई महान साहित्यकार है शिखर पर पहुंच चुके हैं, तो उनकी बात छोड़ दीजिए, वो अपवाद में। नहीं तो आमतौर पर भी नियम है पहले कर्ता तब कर्म तब क्रिया। अब देखिए वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, पहले एक उदाहरण लीजिए, वही वाक्य लीजिए, राम आम खाता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा राम के बारे में। फिर अगला प्रश्न, राम के बारे में क्या कहा गया है, खाता है। फिर अगला प्रश्न, क्या खाता है, तो उत्तर मिलता है आम। तो इस प्रकार से आप इतना तो समझ गए। अब प्रश्न होगा जिसके बारे में, है ना, उद्देश्य किसे कहते हैं, तो उत्तर होगा जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। राम आम खाता है, इस वाक्य में राम के बारे में कहा गया है। राम क्या करता है, खाता है। तो राम जो है, राम के बारे में कहा गया, राम हो गया उद्देश्य। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसको कहते हैं उद्देश्य, है ना। तो ये हो गया सब्जेक्ट अंग्रेजी में, हिंदी में उद्देश्य। अब आगे की बात, राम आम खाता है, राम उद्देश्य हो गया, आम खाता है, यह क्या हो गया। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, ध्यान रखेंगे। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो राम आम खाता है, इस वाक्य में राम हो गया उद्देश्य, आम खाता है यह भाग हो गया विधेय। अब उद्देश्य का भी विस्तार आप कर सकते हैं और विधेय का भी आप विस्तार कर सकते हैं। एक वाक्य लीजिए, लड़का पढ़ता है, छोटा सा वाक्य, किसके बारे में कहा गया है, लड़का के बारे में। क्या कहा गया है लड़का के बारे में, पढ़ता है। तो यह जो हुआ भाग पढ़ता है, यह हो गया विधेय, लड़का क्या हो गया उद्देश्य। अब इसका विस्तार कैसे करेंगे, यह देखिए। वाक्य लिया, लड़का पढ़ता है, आप जोड़ दीजिए पहले अच्छा, विशेषण जोड़ दीजिए, अच्छा लड़का पढ़ता है। तो पहला वाक्य था लड़का पढ़ता है, लड़का के पहले आपने एक शब्द रख दिया अच्छा। अच्छा क्या है, यह विशेषता बताने का काम करता है, विशेषण है। तो नया वाक्य बन गया अब, अच्छा लड़का पढ़ता है। तो उद्देश्य का विस्तार हो गया, कैसे हुआ, विशेषण जोड़ दिया। आप संबंध कारक जोड़ करके भी, है ना, जैसे कि राम का लड़का पढ़ता है, तो राम का संबंध सूचक शब्द जोड़ दिया, है ना। तो इस प्रकार से आप उद्देश्य का विस्तार करेंगे, या उद्देश्य का विस्तार किया जाता है या किया जा सकता है। अब आइए विधेय का विस्तार। उद्देश्य का विस्तार हुआ तो विधेय का भी विस्तार होता है, होगा। कैसे, वही वाक्य लीजिए, राम या लड़का पढ़ता है, तो लड़का के पहले अच्छा जोड़ दिया, विशेषण अच्छा लड़का। अब पढ़ता है के पहले जोड़ दिया हमने मन लगाकर, अच्छा लड़का मन लगाकर पढ़ता है, ये हो गया नया वाक्य। तो मन लगाकर कैसे पढ़ता है, मन लगाकर, पढ़ना क्रिया है, क्रिया की विशेषता, ये हो गया क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण जोड़ करके, है ना, आप क्रिया का अर्थात विधेय का विस्तार कर सकते हैं। तो ये हो गया उद्देश्य और विधेय, वाक्य के दो अंग होते हैं। अब इसके बाद वाक्य का कुछ गुणधर्म भी होता है। अब वाक्य के क्या क्या गुणधर्म होते हैं इस पर आप ध्यान देंगे। जैसे पहला इसका गुणधर्म है क्रम। क्रम का मतलब क्या हो गया,
अभी मैंने कहा ना, पहले कर्ता तब कर्म तब क्रिया, गद्य लेखन का यह नियम है। तो जब भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें हमें जो ध्यान रखना पड़ता है, पहला ध्यान रखेंगे क्रम उसका उचित हो, सही हो। अब मान लीजिए आप कोई वाक्य बनाते हैं क्रम से वाक्य है, लेकिन वाक्य में कोई शब्द ऐसा है जो उचित प्रयुक्त नहीं हुआ है, अनुचित प्रयुक्त हुआ है। तो उचित प्रयुक्त हुआ तो योग्यता से युक्त हुआ, नहीं तो योग्यता से हीन हो गया वाक्य। तो दूसरा गुणधर्म है वाक्य का, कौन सी चीज़? योग्यता। अब एक उदाहरण लेकर आप समझे। राम कलम से खेत जोतता है, इस वाक्य को देखिए। प्रथम दृष्टिया वाक्य सही है, लेकिन जब आप बारीकी से ध्यान देंगे तो कहेंगे वाक्य गलत है। प्रश्न उठता है क्यों गलत है ना? क्योंकि शब्द तो सार्थक शब्द है, क्रम से है, फिर वाक्य गलत कैसे हो गया? जी हाँ, गलत है। कैसे है ये जानिए। कलम से लिखने का काम होता है, कलम से खेत जोतने का काम नहीं होता है। तो यहाँ पर योग्यता का अभाव है, इसलिए वाक्य गलत है। राम कलम से खेत जोतता है, इस वाक्य में योग्यता का अभाव है, इसलिए यह वाक्य गलत है। वाक्य क्या बनेगा? राम हल से खेत जोतता है, राम कृषि उपकरण से खेत जोतता है, राम ट्रैक्टर से खेत जोतता है। तो आप जब वाक्य बनाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि वाक्य में जो जो शब्द लिए गए हैं, वो जो प्रयुक्त हुए हैं, वो स्थानगत योग्य हैं कि नहीं, योग्यता उसमें है या नहीं शब्द में। तो यह हो गया दूसरा गुणधर्म कि वाक्य में योग्यता भी होनी चाहिए। अब देखिए, आपने देख लिया पहले क्रम, फिर योग्यता। अब आप देखेंगे अगला गुणधर्म जिज्ञासा। जिज्ञासा क्या है? जानने की इच्छा। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि जैसे ही वर्षा हुई और मैं चुप हो जाऊँ, छोड़ दूँ, या लिखने में ही इतना ही लिख करके छोड़ दूँ, बोलने में ही इतना ही बोलकर छोड़ दूँ, तो सुनने वाले को या छात्र को या छात्रा को या सज्जन को लगेगा कि वाक्य अधूरा है, इसमें और कुछ कहना चाहिए, कुछ बाकी है। तो आगे की जो इच्छा आती है जानने की, है ना, क्या हो रहा है यह समझने की, इसी को कहते हैं जिज्ञासा। उदाहरण लीजिए, जैसे ही वर्षा हुई, और आप बोलना छोड़ दीजिए, लिखना छोड़ दीजिए, आपको लगेगा कि वाक्य अधूरा है, आगे कुछ और होना चाहिए। अब आप इसको कैसे पूरा करेंगे? जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगा, जैसे ही वर्षा हुई किसान खेत की ओर चला, जैसे ही वर्षा हुई बच्चे उछलने लगे। यह जो बाद का भाग हमने जोड़ा है ना, यह किस कारण से? जिज्ञासा के कारण से। जैसे ही वर्षा हुई, उसके बाद क्या हुआ? तो मोर नाचने लगा। कोई कहेगा मेढक टटराने लगेगा, कोई कहेगा किसान हल जोतने लगे, हल चलाने लगे, कोई कहेगा है ना बच्चे उछलने लगे, खेलने लगे। तो वाक्य तब पूरा होता है। मतलब वाक्य में जिज्ञासा भी होनी चाहिए, यह इसका अगला गुणधर्म है। इसके बाद जो है मैंने 4 बताया है ना। अगला गुणधर्म है सातत्य, जिसको कहते हैं निरंतरता। आपने कभी रेडियो पर में या दूरदर्शन पर में ही धीमी गति का समाचार देखा सुना होगा। धीमी गति का समाचार किसके लिए दिया जाता है? मूक बधिर के लिए, है ना। अब कैसे? ताकि वो संकेत से, इशारा से समझ सकें, है ना। तो अब मान लीजिए आप ही एक कॉपी ले लें, उत्तर पुस्तिका, और उसके एक पृष्ठ पर लिखिए राम, फिर आप पृष्ठ को पलट दीजिए, तब लिखिए आम, फिर आप अगले पृष्ठ पर लिखिए खाता, फिर अगले पृष्ठ पर लिखिए है। अब आप किसी से पूछिए कि यह जो मैंने विभिन्न पन्नों पर, पृष्ठों पर
एक एक शब्द लिख दिया है मैंने, एक पर लिखा राम, दूसरे पर लिखा आम, तीसरे पर लिखा खाता, चौथे पर लिखा है। और अब प्रश्न हुआ क्या यह वाक्य है, क्या यह वाक्य हुआ? तो आपका उत्तर होगा जी नहीं, यह वाक्य नहीं हुआ। कहेंगे क्यों? सारे शब्द सार्थक हैं, क्रम से हैं, सब कुछ है, तो फिर वाक्य क्यों नहीं हुआ? तो निरंतरता का अभाव है, सातत्य का अभाव है, इसलिए यह वाक्य नहीं हुआ। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, मान लीजिए आप सुबह के 6 बजे बोल दीजिए राम, चुप हो जाइए। 7 बजे फिर बोलिए आम, फिर चुप हो जाइए। फिर अगले 1 घंटा के बाद 8 बजे बोलिए खाता, फिर चुप हो जाइए। अगले 1 घंटा के बाद बोलिए है। अब आप सुनने वाले से पूछिए, श्रोता से पूछिए क्या यह वाक्य हुआ? तो वो आपको बताएंगे जी नहीं, आपने जो कहा रुक रुक कर, यह वाक्य नहीं हुआ। आप पूछेंगे क्यों नहीं हुआ? मैंने जो कुछ कहा क्रम से कहा, सार्थक है, सब कुछ है, फिर वाक्य क्यों नहीं हुआ? तो आपको बताया जाएगा कारण कि इस वाक्य में निरंतरता का अभाव है, सातत्य बोध नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं हुआ। तो वाक्य के 4 गुणधर्म भी आप समझ गए। अब देखिए कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो अब आप बारी बारी से सुनेंगे भेद के नाम, और तब उसकी परिभाषा सुनेंगे और उदाहरण भी आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अब देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, इसका पहला भेद विधानवाचक। लेकिन इसकी परिभाषा बताने से पहले आपको हम एक उदाहरण देते हैं। राम पढ़ता है, मोहन गया, सीता खेलती है, रीता विद्यालय जाती है। तो अभी जो आपको 2-3 वाक्य कहे गए, इन वाक्यों में सभी शब्द सार्थक हैं, सभी शब्द क्रम से हैं, सारी बातें हैं। और ये वाक्य किस प्रकार के हैं? सकारात्मक। इन वाक्यों को सुनने से क्या लगता है कि कोई कथन है जिसको प्रस्तुत किया गया है ना? तब आप परिभाषा देंगे विधानवाचक वाक्य का, जिस वाक्य से सामान्य कथन की सकारात्मक जानकारी मिलती है ना, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। कोई इसको दूसरे ढंग से कहेंगे, जिस वाक्य से किसी कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो यह एक जानकारी है, यह एक वाक्य है, सार्थक शब्दों का समूह है ना, क्रम से है, तो यह वाक्य हुआ। और इसमें सकारात्मक जानकारी मिलती है ना, एक कथन की सूचना मिलती है, इसलिए यह कैसा वाक्य हो गया? विधानवाचक वाक्य हो गया। अब हम लोग दूसरे भेद की तरफ बढ़ेंगे, है ना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद का दूसरा भेद है निषेधवाचक। निषेध मतलब मनाही, रोकना, रुकावट। तो निषेधवाचक वाक्य आप कहेंगे जिस वाक्य से नकारात्मकता की जानकारी मिलती है, नकारात्मक जानकारी मिलती है, उसे कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे राम नहीं खेलता है, राम नहीं खाता है ना। तो राम खेलता है, राम खाता है, राम पढ़ता है, ये सकारात्मक वाक्य अर्थात विधानवाचक वाक्य। अब इसमें न या नहीं लगा दीजिए, नकारात्मक, निषेधवाचक, है ना। राम नहीं खेलता है, राम नहीं खाता है, राम नहीं पढ़ता है, तो नकारात्मक बोध। तो जिस वाक्य से नकारात्मक जानकारी मिलती है उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम नहीं खेलता है। अब तीसरा भेद, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, तीसरा भेद प्रश्नवाचक वाक्य। सुनने से ही आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आप कौन हैं?
आपको क्या चाहिए, आपका क्या नाम है। तो इस तरह का जो वाक्य बनता है जिससे प्रश्न का बोध होता है, और वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो आप कौन हैं, तो सुनने से नहीं लगता कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। आपको क्या चाहिए, आप कहाँ जाएंगे, आप किस लिए आए हैं। तो इस प्रकार से जो वाक्य बनता है जिसमें प्रश्नात्मक शब्द है, तो इस वाक्य को कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो उसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप किधर चले, है ना, आप कौन हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। अब अगला भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य का आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा मतलब अनुमति, जिसको अंग्रेजी में आप ऑर्डर कहते हैं। क्या आज्ञावाचक, ध्यान से सुनिए। जिस वाक्य से आज्ञा का बोध हो उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। जैसे राम रोज विद्यालय आओ। कोई विद्यार्थी जो रोज नहीं आता, शिक्षक मान उसका नाम राम है, तो क्या कहे, राम तुम रोज विद्यालय आया करो, तुम रोज विद्यालय आओ। तो इसमें आदेश का बोध हो रहा है, तो इसको कहेंगे कौन सा वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। अब देखिए कभी कभी मन में इच्छा भी होती है, तो जिस वाक्य से इच्छा कामना आदि का बोध हो उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब उदाहरण से देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आप दीर्घायु हों, है ना, ईश्वर आपका दिन शुभ बनावें, शुभ करें, है ना, आप सफल होवें, आप दीर्घायु होवें, आप यशस्वी होवें। तो जिस वाक्य से इच्छा कामना आदि का बोध हो उसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अगला भेद है वाक्य का अर्थ की दृष्टि से विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि, ये विस्मयादि क्या है, जिस वाक्य से हर्ष का बोध हो या विषाद का बोध हो या भय का बोध हो या विस्मय का बोध हो, है ना, उसको कहेंगे विस्मयादि बोधक वाक्य। फिर से सुन लीजिए, जिस वाक्य से हर्ष विषाद भय विस्मय आदि का बोध हो उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे आप कहेंगे वाह हम जीत गए, तो यह कैसा वाक्य हो गया, विस्मयादि बोधक। आहा कितना मनोरम दृश्य है, कैसा वाक्य हुआ, विस्मयादि बोधक वाक्य हुआ, क्योंकि इस वाक्य से विस्मय का बोध प्रकट होता है, आश्चर्य का बोध प्रकट होता है ना, हर्ष विषाद दुख भय विस्मय ऐसे ही भावों का बोध होता है विस्मयादि बोधक वाक्य में। अगला भेद है संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक, मान लीजिए आप सुबह में घर से निकलते हैं, कहीं जाते हैं और अपने छोटे भाई को कहते हैं जी तुम ज़रा पढ़ के रखोगे, उत्तर लिख के रखोगे, हिसाब बना के रखोगे, है ना। लेकिन आप चले आए, उसने पढ़ाई की कि नहीं पढ़ाई की, सो गया कि जगा हुआ है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लिखा कि नहीं लिखा, संदेह प्रकट हो, तो उसको कहेंगे संदेहवाचक। तो जिस वाक्य से संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। छोटा सा उदाहरण, राम पढ़ता होगा, आपने सोच लिया कि राम पढ़ने का वक्त है अभी, तो राम पढ़ता होगा। हो सकता है वह नहीं पढ़ रहा हो, सो रहा हो सकता है वह खा रहा हो, कोई और काम कर रहा हो। इसलिए यह जो वाक्य हुआ राम पढ़ता होगा, है ना, इससे संदेह प्रकट होता है ना। शायद आज वर्षा हो, बादल घिर गया आसमान में, आपने अनुमान लगाया कि शायद आज वर्षा हो। या आप घर पर राम को कहा है राम तुम पढ़ते रहना, हम जब तक नहीं आवे तुमको पढ़ते रहना है, तो आप वाक्य बनाएंगे राम पढ़ता होगा,
यह जो पढ़ता हो सकता है वह खेल रहा हो सकता है वह खा रहा हो। तो जिस वाक्य से संदेह का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम पढ़ता होगा। और अंतिम भेद है अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, अंतिम संकेतवाचक। मान लीजिए कर्ता के किसी काम का होना किसी दूसरे कारण पर निर्भर हो, दूसरी शर्त पर निर्भर हो, दूसरे काम पर निर्भर हो, तो इसको कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर हो उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। आप दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं। जिस वाक्य से किसी काम का होना किसी शर्त या संकेत पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप कुछ वाक्य लीजिए, आप समझ जाएंगे। यदि वह आता तो मैं जाता, तो मेरा जाना किस पर निर्भर है? उसके आने पर। यदि वह आता तो मैं जाता, मेरा जाना निर्भर है किस पर? किसी के आने पर, उसके आने पर, है ना। यदि वह आता, अगर वह आता तो मैं जाता। अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं शिक्षा मंत्री होता, अगर मैं राष्ट्रपति होता, है नहीं, कामना की जा रही, कल्पना की जा रही। एक काम का होना, है ना, निर्भर करता है किसी दूसरे काम के होने पर, किसी दूसरी बात की शर्त पर, है ना। तो इस प्रकार का जो वाक्य बनेगा तो वह कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य। यदि वर्षा हो तो फसल अच्छी होगी, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह पढ़ता तो पास होता, यदि वह आता तो मैं जाता, है ना। तो यह जो वाक्य है जो आपने भी सुना, इसमें एक काम का होना, यदि वह आता तो मैं जाता, तो मेरे आने पर किसी के जाने की बात तय है, निर्भर है। यदि वह आता तो मैं जाता, मैं कब जाता? यदि वह आता। तो संकेत इसमें प्रकट हुआ है। तो आप कहेंगे जिस वाक्य से, है ना, या जिस वाक्य में किसी काम का होना किसी दूसरे काम पर निर्भर हो, या किसी काम का होना या किसी, है ना, बात का होना किसी शर्त पर निर्भर हो, किसी संकेत पर निर्भर हो, उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वह आता तो मैं जाता, यदि वह पढ़ता तो सफल होता। तो ये जो वाक्य कहे गए अभी, यह संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य समझने में मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कठिनाई अब नहीं होनी चाहिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आप भली भांति समझ चुके होंगे। अब मैं आपसे, है ना, 2-3 प्रश्न करता हूँ। जैसे आपको कोई कह दे, पूछ दे वाक्य किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, है ना। इसी प्रकार से आपको दूसरा प्रश्न कर दिया जाए, वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? वाक्य के 2 अंग होते हैं। कौन कौन अंग होते हैं? 2, उद्देश्य और विधेय। आपको कोई पूछेगा कि वाक्य के कितने गुणधर्म होते हैं, तो क्या उत्तर होगा? 4, क्रम, योग्यता, है ना, जिज्ञासा और सातत्य या निरंतरता। इसी प्रकार से कोई पूछ दे, बताइए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब अगर कोई पूछ दे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेदों के नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, है ना, संदेहवाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। ये 8 क्या हो गए? वाक्यों के भेद। वाक्य भेद किस दृष्टि से? अर्थ की दृष्टि से, है ना। एक बार फिर सुन लीजिए,
विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। 8। फिर से एक बार सुन लीजिए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य और इसके बाद संदेहवाचक वाक्य, अंत में संकेतवाचक वाक्य। 8 हो गए। ये 8 हो गए अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसी वाक्य में रूपांतरण, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में। उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण देखिए। राम पढ़ता है, कहेगा इसको नकारात्मक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य है ना में बदलिए। तो राम पढ़ता है, आप क्रिया के पहले नहीं जोड़ दीजिए, राम नहीं पढ़ता है, नकारात्मक हो गया। कहेगा कि प्रश्नवाचक में बदलिए, राम पढ़ता है, प्रश्नवाचक वाक्य में, क्या राम पढ़ता है? कहेगा किसी को विस्मयादिबोधक में बदलिए, वाह राम पढ़ता है ना। तो इस प्रकार से आप है ना रूपांतरण करेंगे एक वाक्य का दूसरे वाक्य में। तो यह कठिन नहीं है। आपने पिछली कक्षा में कहीं न कहीं 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा में आपने वाक्य जरूर देखा होगा और 9वीं कक्षा में आपके पाठ्यक्रम में व्याकरण से है ना क्या क्या है सो आप सुन लीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय है ना। इसके बाद आप देखेंगे वाक्य, जो अभी हमने बताया आपको अर्थ की दृष्टि से है ना। रचना की दृष्टि से 10वां वर्ग में है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये भेद हैं 3 है ना। वाक्य के अर्थ के ये रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से 8 भेद। तो आप इन सबों को ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे है ना। मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी। रूपांतरण भी आप अभी हमने 2-3 बताया तो आपको समझ में आया होगा। आप कुशाग्र बुद्धि के हैं, समझदार हैं, तो आप यह जो वाक्य मैंने बताया है आप अपने ढंग से उत्तर लिखेंगे। एक बात और, मैंने कहा था सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, लेकिन कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में ले लिया जाता है और वह भी सार्थक हो जाता है कब, अगर उसका समुचित प्रयोग हो। जैसे क्या अंट संट बोलते हो, तो अंट संट मतलब क्या व्यर्थ बोलते हो, क्या बेसिर पैर की बात बोलते हो। तो कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में किया जाता है और अगर उसका प्रयोग ढंग से हुआ हो, कायदे से हुआ हो, तो वह भी सार्थक दिखने लगता है, सार्थक बन जाता है। तो इस प्रकार से आपके लिए गृह कार्य हुआ है ना। अर्थ वाक्य किसे कहते हैं है ना, वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के कितने गुणधर्म हैं और अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं, सबों की परिभाषाएं उदाहरण के साथ। तो आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लिख लेंगे एक बार फिर अपने शब्दों में। धन्यवाद।